Welcome back all dear student. Today we are going to start about proteins. तो प्रोटीन्स के अंदर मेनली हमें क्या स्टडी करना है और मैं आपको बता देता हूँ। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कार्बोहाइड्रेट को कर लिया है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन है क्या? प्रोटीन एक बायोमोलिक्यूल है और बायोमोलिक्यूल का जो मेजर वर्क होता है वो क्या होता है कि ग्रोथ और मेंटेन करे किसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। अब प्रोटीन है क्या और प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है या किस किस टाइप के प्रोटीन होती है, उसमें किस तरह से प्रोटीन को हम लोग प्रिपेयर करते हैं, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, प्रोटीन एक पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर है, ठीक है। तो प्रोटीन्स जो एक पॉलीमर है वो किस तरह से प्रिपेयर होगा उसके बारे में बात करते हैं। देखो, तो प्रोटीन्स हमारे पास क्या है, पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन्स जो है आपके पास पॉलीमेरिक फॉर्म है किसकी? अल्फा अमाइनो एसिड की, ठीक है। अमाइनो एसिड्स जो है सबसे पहले अब हमें उसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि अमाइनो एसिड की जब आप कॉम्बिनेशन करोगे या उसका एक पॉलीमेरिक फॉर्म बनाओगे, जब जाकर के क्या बनेगा आपके पास? प्रोटीन, ठीक है। अब जो अमाइनो एसिड है वो होते क्या है? देखो, H2NCHR और COOH। अमाइनो एसिड में एक तो अमाइनो ग्रुप होगा, क्या होगा? अमीनो ग्रुप होगा, ठीक है। और एक हमारे पास क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कौन सा होगा? कार्बोक्साइल ग्रुप, ठीक है। इन दोनों की कोई भी आपके पास एक सिस्टम है, जैसे अमाइनो एसिड की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अमाइनो एसिड के अंदर मेनली क्या प्रेजेंट होते हैं? अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब बात आती है कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, किस किस तरह के होते हैं। तो टोटल 20 अमाइनो एसिड्स हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। टोटल 20 अमाइनो एसिड, इसमें 10 तो एसेंशियल होते हैं और 10 अमाइनो एसिड नॉन एसेंशियल होते हैं। इनके बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। किसके लिए एसेंशियल? हमारे लिए एसेंशियल, जो हमारी बॉडी में नहीं बनता, जिसको हम बाहर से गेट करेंगे या थ्रू डाइट गेट करेंगे, वो हो जाएगा एसेंशियल। और जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका मतलब बॉडी में ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो रहे हैं, तो वो क्या होगा? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अभी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग कि भाई अमाइनो एसिड जो है वो किस तरह से पॉलीमेरिक फॉर्म बनाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि भाई अमाइनो एसिड की किस तरह से कॉम्बिनेशन करेगी, क्या बन जाए हमारे पास? प्रोटीन बन जाए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और आपको यहां पर मेंशन कर देता हूं मैं, ऑल अमाइनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ठीक है। ग्लाइसिन क्या है? एक अमाइनो एसिड है। अब बात आती है कि भाई देखो, हम लोग यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव वर्ड यूज कर रहे हैं, उसका मीनिंग क्या होता है? देखो, अगर मान लो हम लोगों ने एक प्लेन पोलराइज लाइट पास की ऑर्गेनिक कंपाउंड में से, ठीक है। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और जब हम लोग क्या करेंगे, इस प्लेन पोलराइज लाइट को पास करेंगे प्रिज्म के थ्रू और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पे जब ये स्ट्राइक करेगी, तो स्ट्राइक करने के बाद अगर ये राइट साइड या लेफ्ट साइड, इसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक रोटेशंस। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रोटेशंस, जिसको हम लोग एंगल ऑफ रोटेशंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ रोटेशंस अगर मान के चलो आपके पास पॉजिटिव आता है, क्या आता है? पॉजिटिव, ठीक है। जिसको हम लोग बोल सकते हैं भाई राइट साइड में लाइट रोटेट कर गई, और नेगेटिव आता है तो लेफ्ट साइड में रोटेट कर गई, ठीक है। राइट वाले को हम लोग स्मॉल डी से और लेफ्ट वाले को हम स्मॉल एल से, मतलब डेक्स्ट्रो और लिवियो की फॉर्म में हम प्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास बात आती है कि लाइट क्या करती है, क्या कहते हैं, उसको डाइवर्ट कर देती है। कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लाइट आई उसको रिफ्लेक्ट कर दिया या डाइवर्ट कर दिया किस डायरेक्शन में, या तो पॉजिटिव या राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो अगर ऐसा हुआ तो कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। अगर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोई भी कंपाउंड जो कायरल होना चाहिए, कायरल का मतलब क्या होता है? जिसके चारों तरफ डिफरेंट हो। जैसे मान लो हम लोगों ने एक एग्जांपल ही लिया यहाँ पर, ये एक अमाइनो एसिड है, राइट, और एक अमाइनो एसिड में हमने यहाँ पे क्या लगाया? आर लगा दिया, ठीक है। अब ये जो हमारे पास कंपोनेंट है बेटा, जो आर है, आर चेंज होता रहता है। अब आपने देखा कि यहाँ पर ये H है, ये NH2 है, ये COOH है,
तो ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, और ये R, अगर इस R की जगह में H रख दूं तो ही तो सेम होगा, सिर्फ एक कंडीशन में जो मैंने पहले ही मेंशन कर दी, ग्लाइसिन के केस में होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो R है, अगर H होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन बन जाएगा। तो अगर यहाँ पर R डिफरेंट है, अगर RH नहीं है, तो सारी बाकी सभी कंडीशंस में ये क्या होगा, कायरल कार्बन। क्या होगा, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन को एसिमेट्रिकल कार्बन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल कार्बन। ग्लाइसिन एक ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, उसका रीजन ये है क्योंकि ग्लाइसिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होगा ये, R की जगह क्या आ जाएगा, H। तो आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हो कि टू साइड सेम ग्रुप आ गए। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, अब ये कायरल कार्बन नहीं है। तो कायरल कार्बन कब होगा, जब यहाँ पर चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, हम लोग सबसे पहले प्रोटीन की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अमाइनो एसिड्स के बारे में थोड़ा बहुत हमें पता लग चुका है कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। अमाइनो एसिड में एक अमाइनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों के पास HNH, CHR और COOH, कॉमन स्ट्रक्चर यही होती है। जैसे ही R चेंज करते जाएंगे, इनके नाम चेंज होते जाएंगे, किसके, अमाइनो एसिड के। तो मैंने बताया 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जनरली। तो उसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने CH2COOH लगा दिया, CS आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया, तो नेम चेंज होते चले जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो यहाँ पर COOH है उसको हम प्रेजेंट कर देते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, प्लस में ऐसे n टाइम्स रिपीटेशन दिखाएंगे क्योंकि पॉलीमेरिक फॉर्म बनानी है हमें। तो पॉलीमेरिक फॉर्म बनाने के लिए हम लोग इसका n टाइम्स रिपीटेशन दिखाएंगे। अब n टाइम्स अगर मान लो यहाँ पर भी इस तरह से स्ट्रक्चर चल रही है, इस तरह से स्ट्रक्चर चल रही है, तो एक बार दो जो मॉलिक्यूल है उसको लेकर के हम लोग पॉलीमर बना लेते हैं। कैसे बनेगा, देखो, तो हम लोगों के पास यहाँ से H और OH क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। यहाँ से H और देखो ये वाला OH नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल के H के साथ रिलीज होगा, मतलब H किसका जाएगा, अमाइनो ग्रुप का, और OH किसका जाएगा, कार्बोक्सिल ग्रुप का। ठीक है, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आया, NH CHR C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें तो हमारे पास आ गया NH CHR C डबल बॉन्ड O। ठीक है, दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या रिलीज हुआ, वाटर रिलीज हुआ। वाटर कितने रिलीज हुए, n मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पर n मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब देखो कि ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स एक तरह से वाटर रिलीज कर रहे हैं, तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि प्रोटीन जो है वो क्या है, एक कंडेंसेशन पॉलीमर। क्या है ये, कंडेंसेशन पॉलीमर, जिसकी मोनोमर यूनिट क्या होगी, अमाइनो एसिड। मोनोमर यूनिट क्या होगी, अमाइनो एसिड। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहां से हम लोगों ने देखो इन दोनों को जब कंप्रेस किया तो ये वाली बॉन्डिंग हुई हमारे पास। ठीक है, तो ये वाली बॉन्डिंग हुई है ना, इस बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। और इस लिंकेज को भी हम लोग बोल सकते हैं पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोल सकते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मान लो पेप्टाइड बॉन्ड बताइए या फिर पेप्टाइड लिंकेज के बारे में एक्सप्लेन करो, तो सिंपली है, when two amino acid combine together by the releasing of some simple water molecule, the linkage between carboxyl group or amino group are known as peptide bond, or you can say peptide linkage। तो ये जो लिंकेज है मैं एक बार अलग से प्रेजेंट कर देता हूं, C डबल बॉन्ड NH। तो ये जो लिंकेज है, ये कौन सी लिंकेज है, पेप्टाइड लिंकेज। प्रोटीन में कौन सी लिंकेज प्रेजेंट होती है, प्रोटीन किस लिंकेज के थ्रू बनते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू या पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू बनते हैं। ठीक है, अब देखो आगे इसमें हमें क्या करना है, ये तो था थोड़ा बहुत प्रोटीन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अब नेचर के केस में हम लोग बात करें तो जनरली 3 टाइप्स के अमाइनो एसिड होंगे। कौन कौन से, एसिडिक अमाइनो एसिड, सेकेंड वन इज बेसिक अमाइनो एसिड,
एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल अमाइनो एसिड। ठीक है, तो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो क्या होते हैं एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमाइनो एसिड। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई अमाइनो एसिड क्या है, H2NCHRCOOH। ठीक है, यहाँ पर एक तो बेसिक ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप कौन सा भी होता है, बेसिक ग्रुप, और यहाँ पर एक क्या है, एसिडिक ग्रुप। क्या है, एसिडिक ग्रुप। अब एक बार बताओ, कोई एसिडिक अमाइनो एसिड क्यों होगा, क्योंकि वहां पर एसिडिक ग्रुप क्या होने चाहिए, एक्स्ट्रा होने चाहिए। तो हम एक सिंपल सी बात बोलते हैं, जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा होंगे कंपेयर टू अमाइनो ग्रुप, वो अमाइनो एसिड्स क्या होंगे, एसिडिक अमाइनो एसिड होंगे। बेसिक अमाइनो एसिड क्या होंगे, जहां पर NH2 ग्रुप ज्यादा होंगे किसके कंपैरिजन में, आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कंपैरिजन में। और न्यूट्रल अमाइनो एसिड का मतलब है कि जहां पर NH2 ग्रुप जितने होंगे उतने ही क्या होने चाहिए, कार्बोक्सिल ग्रुप होने चाहिए। तो एसिडिक अमाइनो एसिड को डिफाइन सिंपली कर सकते हैं कि बोलेंगे हम लोग कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज मोर देन द अमाइनो ग्रुप, हियर अमाइनो ग्रुप इज मोर देन द कार्बोक्सिल ग्रुप, हियर बोथ आर इक्वल। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इनके एग्जांपल्स क्या होंगे। देखो एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड में डबल COOH ग्रुप होता है जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। एस्पार्टिक एसिड के बाद हम बात करें तो ग्लूटामिक एसिड भी हम यूज कर सकते हैं। ग्लूटामिक एसिड ऑल्सो कैरी मोर COOH ग्रुप कंपेयर टू द अमाइनो ग्रुप। अगर हम इसकी बात करें तो बेसिक अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, देखो आर्जिनिन ले लो, ठीक है, और हिस्टिडीन ले लो। ये दोनों के दोनों कौन से अमाइनो एसिड्स हैं, बेसिक अमाइनो एसिड। अब हम बात करें कि न्यूट्रल अमाइनो एसिड क्या होते हैं, तो ग्लाइसिन हो गया, वेलिन हो गया, एलानिन हो गया, लाइसिन हो गया। ठीक है, ये कौन से अमाइनो एसिड है, इनमें ना तो COOH ग्रुप एक्स्ट्रा होता है ना NH2 होता है, दोनों क्या रहेंगे, एक ही सिंगल NH2 रहेगा और एक ही COOH ग्रुप रहेगा, तो दोनों इक्वल है। तो ना तो मोर एसिडिक है ना मोर बेसिक है, इसका मतलब ये क्या है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड। ये कौन सी है, बेसिक अमाइनो एसिड, और ये क्या है, एसिडिक अमाइनो एसिड। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अब हम स्टार्ट करते हैं, इसी के अंदर देखिए आगे। अब रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अमाइनो एसिड को सेपरेट आउट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट क्या बात कर रहे हैं हम, टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। जनरली 2 टाइप होते हैं यहां पर भी। कौन कौन से अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास होंगे एसेंशियल अमाइनो एसिड, एसेंशियल अमाइनो एसिड, और सेकंड होगा हमारे पास नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। सबसे पहले बात करते हैं कि एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होता है, जो हमारी बॉडी को रिक्वायर है और बॉडी के अंदर अपने आप नहीं बनते। तो बात करेंगे दोज अमाइनो एसिड get from outside through diet। ठीक है, those amino acid get from outside through diet, or you can say not prepare by itself, अपने आप नहीं बनते बॉडी के अंदर ये। और नॉन एसेंशियल की बात करें तो दोज अमाइनो एसिड आर नॉट गेट फ्रॉम आउटसाइड, प्रिपेयर इनसाइड द बॉडी इटसेल्फ। ठीक है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड और एसेंशियल अमाइनो एसिड की अगर हम बात कर रहे हैं तो एसेंशियल मतलब होता है रिक्वायरमेंट
तो रिक्वायरमेंट होगी तो उसको हम थ्रोडाइट गेट करेंगे। नॉन एसेंशियल इसकी जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये बॉडी में अपने आप बनते हैं। अब बात आती है कुछ एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स को लेकर के बात करें। देखो यहाँ पर जो बेसिक अमाइनो एसिड पढ़े ना आपने वो एसेंशियल में लिख देना, जो नॉन एसेंशियल की बात करते हैं यहाँ पे एसिडिक लिख देना। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। और भी बता देते हैं, देखो एक एग्जाम यहाँ पे बात कर लेते हैं। एक ट्रिक्सी है सिंपल डिवाइड करने के लिए, टीवी मिल पाथ, ये 10 अमाइनो एसिड है और 10 के 10 क्या है, एसेंशियल है। क्या है ये, एसेंशियल, ठीक है। मतलब कि इनको आउटसाइड गेट करना पड़ेगा और इसके अलावा जो भी होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके पास, नॉन एसेंशियल। टी का मतलब क्या है आपके पास, थ्रियोनिन। वी का मतलब वैलिन, एम का मतलब मिथ आयोनिन, आई का मतलब आइसोल्यूसिन, एल का मतलब ल्यूसीन और इस एल का मतलब लाइसिन, पी का मतलब फिनाइल एलानिन। इसके बारे में बता देता हूं, पाथ जो हमने लिखा है, पाथ में क्या क्या आएंगे देखो। तो कौन कौन से बच गए हमारे पास, पी ए टी, और इसमें आएगा हमारे पास फिनाइल अमीन, और ए का होगा हमारे पास आर्जिनिन, और टी हो गया हमारे पास थ्रियोनिन। थ्रियोनिन तो ऑलरेडी हो चुका है, यस। तो ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है। और एच का मतलब हो गया हिस्टिडीन। ये हो गए 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड। इसके अलावा जो भी होंगे वो सारे क्या होंगे, नॉन एसेंशियल। कुछ एग्जांपल्स मैंने मेंशन किए हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये तो हो गया हमारे पास टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। एक बार मैं क्विक रिवीजन दे देता हूं, हम लोगों ने क्या स्टडी किया अभी। प्रोटीन्स आर द पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जनरली क्लासिफाई होते हैं एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल के अंदर, जिसमें एक अमाइनो ग्रुप और एक कार्बोक्साइल ग्रुप होता है। अगर कार्बोक्साइल ग्रुप एक्स्ट्रा हो जाए तो एसिडिक हो जाएगा, और अगर अमाइनो ग्रुप एक्स्ट्रा हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो बेसिक हो जाएगा। दोनों इक्वल रहेंगे तो क्या रहेगा, न्यूट्रल अमाइनो एसिड। फिर हम लोगों ने बात की एसेंशियल और नॉन एसेंशियल पे। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं, जो हम आउटसाइड थ्रू डाइट गेट करते हैं, जो बॉडी में इटसेल्फ प्रिपेयर नहीं होंगे, ठीक है। और नॉन एसेंशियल क्या होते हैं, जो बॉडी में इटसेल्फ प्रिपेयर होंगे, जिसको हम थ्रू डाइट गेट नहीं करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि जो प्रोटीन है उसकी जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे। और उससे पहले एक सिंपल सा पॉइंट है, ज्विटर आयन, जिसको हम डाइपोलर आयन बोलते हैं, उसको स्टडी करते हैं। देखिए बहुत सिंपल है ज्विटर आयन, काफी इंपॉर्टेंट भी है। देखिए तो बात हो रही है ज्विटर आयन की। ज्विटर आयन को हम डाइपोलर आयन भी बोलेंगे, डाइपोलर आयन। ये डाइपोलर आयन प्रिपेयर किस तरह से होगा, देखिए हम लोगों के पास H2N है, CHR है, COOH है। ये हमारे पास एक तरह से अमाइनो एसिड हमने लिख लिया, कॉमन अमाइनो एसिड लिख लिया। अब क्या होगा, S3N और इस पे प्लस चार्ज, CHR, COO नेगेटिव। अब समझना, जब हम लोग अमाइनो एसिड को किसमें ऐड करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन में जब हम ऐड करेंगे तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो अपना क्या लूज करेगा, H+ आयन को लॉस करेगा, ठीक है। H+ आयन को क्या करेगा, लॉस। और जो NH2 ग्रुप है वो क्या करेगा, H+ आयन को गेन करेगा। लॉस कर रहा है तो ये एसिड हो गया, और गेन कर रहा है तो ये क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। तो अगर ये H+ को लॉस करे और ये लोन पेयर के थ्रू H+ को गेन करे, तो हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्मेशन बनेगा
जिसमें ट्वाइस चार्ज है, नेगेटिव और पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं डाई, मतलब टू, डाई पोलर आयन, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ज्विटर आयन। क्या बोल सकते हैं, ज्विटर आयन। ठीक है, तो हम लोग के पास जो ज्विटर आयन है बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ज्विटर आयन फॉर्म व्हेन एसिडिक ग्रुप लॉस H+ आयन एंड बेसिक ग्रुप गेन H+ आयन, फॉर्मेशन ऑफ ए डाइपोलर आयन, दिस इज नोन एज ज्विटर आयन। एक डाइपोलर आयन की फॉर्मेशन होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, ज्विटर आयन बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें ही आगे चलते हैं। देखो डाइपोलर आयन ये है हमारे पास ज्विटर आयन, और ज्विटर आयन पे पीएच का क्या इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा, उस पर बात करते हैं। देखिए तो हमारे पास है नेक्स्ट H3NCHR COO नेगेटिव और हेयर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द ज्विटर आयन। क्या है ये हमारे पास, ज्विटर आयन। अब देखो क्या करेंगे, अगर मान लो हम लोग सबसे पहले पीएच को इंक्रीज करें, ठीक है, और एक साइड हम ले लेते हैं पीएच को हम लोग क्या करें, डिक्रीज करें। तो पीएच को इंक्रीज करने का मीनिंग क्या है, बेसिक मीडियम इंक्रीज करना। क्या इंक्रीज करना, बेसिक मीडियम, मतलब कि हमारे पास OH ग्रुप इंक्रीज होगा, बेसिक ग्रुप आएगा। और यहां पर डिक्रीज करने का मतलब कि H+ आयन को इंक्रीज करना। ठीक है, तो अगर हमारे पास H+ इंक्रीज मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पीएच डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, एसिडिक होगा। क्या होगा, ये एसिडिक। तो इस वाले सिस्टम के अंदर अगर हम बेस ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, बेस, तो बेस क्या करेगा, देखो बेस इसमें से H+ ले लेगा और खुद वाटर की फॉर्म में बाहर हो जाएगा और बना लेगा H2N CHR और COO नेगेटिव। ठीक है, एक एनायन फॉर्मेशन कर दी, मतलब एक नेगेटिव चार्ज जनरेट कर दिया। कैसे हुआ, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पीएच अगर इंक्रीज होगा तो बेसिक मीडियम इंक्रीज होगा, और बेसिक मीडियम अगर इंक्रीज होगा तो बेस क्या करेगा, H+ को ले लेगा। यहां पर तो H+ है नहीं, तो यहां से H+ लेगा, जैसे H+ लेगा वापिस उसी फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि ये कैसे बना था, इसका H+ लेकर के यहां गया था। ठीक है, तो ये जो शिफ्टिंग हुई थी इस पे प्लस आ गया था, और प्लस आते ही वापिस से हाइड्रोजन किसने ले लिया, H+ आयन, OH ने या बेस ने, हम लोग बोल सकते हैं। तो जैसे लिया हमारे पास क्या बना है, अनायन फॉर्मेशन। तो पीएच इंक्रीज करने से अनायनिक फॉर्मेशन बन जाती है किसकी, ज्विटर आयन की। अब बात करते हैं, अगर हम H+ इंक्रीज करें तो जो नेगेटिव है वो H+ को ले लेगा, तो लेते ही हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा, एक कैटायनिक फॉर्मेशन बनेगी। यस और नो, तो पीएच इंक्रीज किया तो डिक्रीज किया तो ये बना, और इंक्रीज किया तो ये बना। ठीक है, इंक्रीज करने पे और डिक्रीज करने पे हमारे पास क्या क्या फॉर्मेशन आई, काफी क्लियर है, और ये हो गया हमारे पास ज्विटर आयन। अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारे पास pH ग्रेटर देन 7, ये हो गया हमारे पास pH लेस देन 7, और अगर हम pH इक्वल टू 7 रखे तो क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, ऐसा सच रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं जो ज्विटर आयन, जिसको हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट भी बोलेंगे। कैसे, अब समझते हैं इसको। देखो, तो हमारे पास जनरली क्या क्या चीजें बन चुकी हैं उसको एक बार राइट डाउन कर लेते हैं। CHR COO नेगेटिव। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर pH क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन 7, और यहां पर हमने pH क्या लिया था, लेस देन 7। रिजल्टेंट क्या था, N3 प्लस CHR और COOH, और यहां पर हमारे पास क्या था, H3 प्लस CHR और COO नेगेटिव। ठीक है, ये एनायन था और ये क्या था, कैटायन। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा, देखो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ये रफ कर देते हैं। देखो, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे क्या होगा,
अगर मान लो यहां पर pH 7 है तो ये पर्सन कहां मूव करेगा, इस पे प्लस चार्ज भी है और माइनस भी है, दोनों सेम है ना, तो ना तो कैटायन की तरफ जाएगा ना तो कैथोड की तरफ जाएगा, ना ही एनोड की तरफ जाएगा। तो ये हो गया pH 7 पे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब कहीं पर भी इसकी मूवमेंट नहीं होगी, ना तो कैथोड की तरफ ना एनोड की तरफ, ठीक है। अब हम मान लो pH ग्रेटर देन 7 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, pH ग्रेटर देन 7। तो pH ग्रेटर देन अगर 7 है तो आपने क्या देखा, एक मिनट इसमें चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर आएगा आपके पास H2N, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बेस बढ़ा था ना, बेस ने OH H ले लिया था, H लेते हमारे पास क्या बन गया था, H2NCHR COO नेगेटिव, ठीक है। अब pH अगर ग्रेटर देन 7 है तो pH ग्रेटर देन 7 होगा तो नेगेटिव है, तो ये कहां मूव करेगा, एनोड की तरफ, व्हेन अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। और थर्ड पॉइंट है हमारे पास pH अगर लेस देन 7 है तो अब कहां मूवमेंट होगी, तो आप चार्ज देखो इस पे क्या है, प्लस है, तो कहां मूव करेगा, ये कैथोड की तरफ मूवमेंट करेगा बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने दो चीजें यहां पर क्लियर की है, एक तो इफेक्ट ऑफ pH, और pH अगर आप इंक्रीज करते हो तो उस समय आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो मूवमेंट कैथोड की तरफ होगी, एनोड की तरफ होगी, या कहीं पर भी मूवमेंट नहीं होगी, उसके बारे में बताना है। और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट एट विच द pH एट विच बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज नो मूवमेंट ऑफ आयन। कौन सा आयन, ज्यूइटर आयन की कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। अगर ज्यूइटर आयन की मूवमेंट एनोड की तरफ हो जाए तो pH ग्रेटर देन 7 है, और pH लेस देन 7 कब होगा, जब कैथोड की तरफ मूवमेंट होगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। देखो तो प्रोटीन की अगर हम बात करें, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोटीन क्या है, एक पॉलीमेरिक फॉर्म है, पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड, ठीक है। और इसकी जो फॉर्मेशन है अभी अभी हमने की थी, क्या हुआ था, NHCHR C डबल बॉन्ड O और पेप्टाइड बॉन्ड, और यहां पर हमारे पास क्या आया था, NHCHR और C डबल बॉन्ड O। इसकी हेल्प से हम काफी कुछ करेंगे, और ये हमारे पास कौन सी बॉन्डिंग है, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई प्रोटीन्स जो हैं उसके जो क्लासिफिकेशन है वो किस किस बेसिस पे होगी। एक तो हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे होता है, और एक सिंपली हम लोग स्ट्रक्चर के बेसिस पे करते हैं। देखो तो जो हमारे पास फॉर्मेशन है उसके व्याप पे देखें तो 2 टाइप्स में हम लोग डिवाइड करेंगे प्रोटीन को। फर्स्ट वन इज फाइब्रस प्रोटीन, और सेकंड है हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, फाइब्रस और ग्लोबुलर में हमें डिफरेंस बताने हैं। सिंपली हम लोग पहले देख लेते हैं कि फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन वो होते हैं जिनकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो और सिर्फ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो सिंपली, ठीक है। और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, और वहां पर आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होगी। अगर स्टेबल स्ट्रक्चर होगी तो वो आपके पास हाइड्रोजन, अगर हम सिंपली बात करें तो वाटर में इनसोल्यूबल होगा। क्या होगा, इनसोल्यूबल, ठीक है। अगर स्टेबल है तो उसमें आप थोड़ा बहुत भी पीएच और टेम्परेचर चेंज करोगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब ये जो है ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते पीएच और टेम्परेचर को लेकर के, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, ग्लोबुलर प्रोटीन की। ग्लोबुलर प्रोटीन एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर के अंदर होता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होता है। उसमें क्या होगा कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी होती है, और लिटिल बिट आपने टेम्परेचर या पीएच चेंज किया तो उसकी जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाती है, वो कोआगुलेट हो जाता है, ठीक है, कोआगुलेशन हो जाएगा वहां पर। अब हम बात करें कि भाई हमारे पास जैसे कोआगुलेशन हो गया तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जैसे सोल्यूबल इन वाटर। किसमें होगा, सोल्यूबल होगा वाटर के अंदर। कंसिस्ट ऑफ क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, टेक पार्ट इन मेटाबोलाइट एंड केमिकल प्रोसेसेस। तो इसके बारे में एक बार देखते हैं। देखिए जो पूरा प्रोस्पेक्ट है फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन काफी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए तो देखो कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग पैरेलल पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है, अमाइनो एसिड की कॉम्बिनेशन, ठीक है, फॉर्मिंग हेलिकल और प्लेटेड फॉर्म। हेलिकल
फॉर्म सिंपली इस तरह से, या फिर क्या हो प्लेटेड फॉर्म। प्लेटेड फॉर्म क्या होती है भाई, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस तरह से प्लेटेड फॉर्म होती है, एक अरेंजमेंट होती है ये, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ क्वाइल्ड एंड फोल्ड, फोल्डेड फॉर्म होगी, जैसे कुछ इस तरह से हम बात करें, और इसमें क्या होगी इस तरह से होगी, सिंपल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और यहाँ पर क्या होगा क्वाइलिंग होगी इस तरह से, ठीक है। स्ट्रक्चर इज स्टेबल है, स्ट्रक्चर स्टेबल है यहाँ पर, और यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होगी अनस्टेबल होगी, क्या होगी अनस्टेबल, या हम बोल सकते हैं कि वो इजिली ब्रेक हो जाएगी। प्ले ए मेजर रोल इन मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन, मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल फंक्शन में मेजर रोल होता है। टेक पार्ट इन मेटाबोलाइट एंड केमिकल प्रोसेस, जो बॉडी में मेटाबोलाइट और केमिकल प्रोसेस चलते हैं उसमें पार्टिसिपेट करेगा। ये जो है फाइब्रस प्रोटीन ये इनसोल्यूबल होता है, बट ये क्या होता है सोल्यूबल होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मायोसिन किस में होता है, मसल्स में होता है। केराटिन स्किन में होता है, हेयर नेल अगर कंसिडर करें। कोलागन्स की अगर बात करें तो बोन्स और स्किन में भी होता है। दे आर स्टेबल एट मॉडरेट चेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब अगर आपने लिटिल बिट टेम्परेचर और पीएच को चेंज किया तो इस पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। दे आर वेरी सेंसिटिव टू चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच, अगर आपने यहाँ पर लिटिल बिट भी टेम्परेचर, या जैसे हम बात करें कि मिल्क को कर्ड में चेंज करना, कर्ड को मिल्क में चेंज करना, और जो हमारे पास एग होता है उसको व्हाइट एग में चेंज करना, जैसे वो बॉइल्ड एग के अंदर कन्वर्ट करना। तो एक तरह से जो एग एल्बुमिन है, जो एग का एल्बुमिन है, वो जैसे हम उसको हीट करते हैं वो व्हाइट एग में कन्वर्ट हो जाता है। और व्हाइट एग का मतलब आप समझ रहे हो ना, कि जैसे बॉयल होने के बाद जो एग हमें मिलेगा और वो जो एग है वो वापस होना कन्वर्ट होगा, तो एक तरह से बोल सकते हैं कि अपनी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को लॉस कर देगा जब इसका टेम्परेचर और पीएच क्या होगा चेंज होगा। अब इसके बाद इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है, उसके ऊपर बात करते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन नेम से इंडिकेट हो रहा है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि प्रोटीन को डीनेचर्ड करना है। क्या करना है डीनेचर्ड, जैसे देखो हम बात कर रहे हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं नेटिव प्रोटीन भी बोल सकते हैं, जिसमें क्या होती है बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे पीएच चेंज करेंगे थोड़ा बहुत, या फिर टेम्परेचर चेंज करेंगे, ठीक है। अगर हम पीएच और टेम्परेचर चेंज करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, मतलब फाइब्रस प्रोटीन में, ठीक है। तो यहां से यहां पर क्या हुआ, ये जो प्रोटीन है वो डीनेचर्ड हो गया। क्या हो गया डीनेचर, मतलब अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या कर दिया इसने लॉस देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो सिंपली समझते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या होता है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मीनिंग है अगर हम लोग एक नेटिव प्रोटीन को किस में चेंज कर दें, डीनेचुरेटेड प्रोटीन में चेंज कर दें बाय चेंजिंग स्मॉल चेंज इन पीएच एंड टेम्परेचर, लिटिल बिट अगर हम पीएच और टेम्परेचर को चेंज करें तो एक जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी जिसके अंदर होती है वो किसमें चेंज हो जाएगा आपके पास फाइब्रस प्रोटीन के अंदर। तो बहुत सिंपल सा प्रोस्पेक्ट हो गया ये। डी नेचर मतलब कि उसका जो नेचुरल बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको लॉस करना। ऐसा होता क्यों है उसके बारे में बात करते हैं। देखो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन है, वो पीएच और टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, ठीक है। जैसे हमने पीएच और टेम्परेचर उसका चेंज किया, चेंज करते क्या होगा कोआगुलेशन होगा। क्या होगा कोआगुलेशन। अगर कोआगुलेशन होगा तो उसकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है वो लेस हो जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं लॉस हो जाती है, या तो कम हो जाएगी या क्या हो जाएगी लॉस हो जाएगी। इस चेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं डीनेचुरेशन। एग्जाम्पल की बात करें तो मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है, ठीक है, और बॉइलिंग करने पे एक जो एग एल्बुमिन है वो व्हाइट एग में चेंज हो जाता है। तो ये जो आपके पास एग्जाम्पल है ये किसके एग्जाम्पल है, ये डीनेचुरेशन के एग्जाम्पल है। किसके, ये डीनेचुरेशन के।